क्वेश्चन गेट 2007 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो ये कि अगर ब्रूस्टर एंगल के ऊपर कोई भी आरसीपी या एलसीपी वेव अगर इंसिडेंट हो रही है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो हमेशा लीनियरली पोलराइज्ड होती है। इवन सर्कुलरली पोलराइज की बात नहीं, अगर इलेप्टिकली पोलराइज भी होता तो रिफ्लेक्टेड वेव लीनियरली पोलराइज तभी होती जब ये इंसिडेंट एंगल क्या होता, ब्रूस्टर एंगल होता। अब ऐसा क्यों सर? इसमें भी यही रीजन दिया था और इसी तरह से इसने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था। इसने बस आपको पता है कि सीधा सा क्वेश्चन पूछा है थीटा टी की एंगल कितना होगा। अगर आपको ये पता है कि इंसिडेंट एंगल अगर ब्रूस्टर एंगल है तब तो फिर आपको पता है कि टेन थीटा भी ब्रूस्टर एंगल अगर होता है तो टेन थीटा बी इक्वल टू क्या होता है, √ε2/ε1। वो हम जानते हैं, पर क्या नहीं जानते हैं वो एक बार चर्चा कर लेते हैं कि ब्रूस्टर एंगल केवल पैरेलल पोलराइज्ड वेव के अंदर ही काम करता है, परपेंडिकुलर पोलराइज्ड वेव में काम नहीं करता। सेकंड थिंग, अब आपको बताता हूँ फिर से सिंपल सी कहानी कि जब भी आप ब्रूस्टर एंगल लेते हैं तो ये रूल्स जो है सिर्फ ऐसा ही क्यों काम कर रहा है कि अगर आप ब्रूस्टर एंगल लेते हैं तो यहाँ पर वेव जो भी है जिस भी फॉर्मेट में, आपको पता है सर्कुलरली पोलराइज्ड है आपका तो कुछ वेव इस तरह से रहेगी, जितना मैग्नीट्यूड दे रहा है उतना मैग्नीट्यूड दे रहा होगा, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहा होगा। ई एक्स ई वही है तो जो वेव की डायरेक्शन का जेड में है तो हमको पता है कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो सर्कुलरली पोलराइज होगा। अब वो आर सी पी है या एल सी पी है उसके लिए हम एंगल +90 -90 देखते हैं, वो अलग कहानी है, बट फिलहाल दोनों के दोनों ऐसे रहेंगे। इवन इलेप्टिकल पोलराइज भी तो मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा होगा, लेकिन ये दो एक प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जा रहा है सामने से, अब वो जाने के बाद टकराता है। तो अब हम बात करते हैं ब्रूस्टर एंगल की, तो यहाँ पर फिर कहानी अलग है। सर्कुलरली पोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन कैसे देखते हैं समझ में आता है कैसे कि सर वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एक प्लेन होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जा रहे होंगे वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में। इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और कुछ ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में दो कंपोनेंट से बना होगा, इस प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे इसमें, और उनके 90 डिग्री पे फिर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। तो पॉसिबल है, ये हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है कि सर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये दो कंपोनेंट में तो मैग्नेटिक फील्ड जो जस्ट इसका इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ रहा है यूँ मान सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्विवेलेंट यहाँ होगा। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट भी आप बांट लीजिए ताकि जो उसके परपेंडिकुलर रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड खुद दो कंपोनेंट से बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड खुद दो कंपोनेंट से बना हो सकता है। और इस तरह से ये पोलराइजेशन जो मैं देखूंगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के बोलूंगा कि अगर 90 डिग्री पे है दोनों कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड सेम है तो सर्कुलरली पोलराइज्ड होगा। बट वेव तो जा रही है इस तरफ, वेव की डायरेक्शन किधर है, ये जो मेरी पेंसिल है इसकी डायरेक्शन की तरफ होगा वेव। तो मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका जो परपेंडिकुलर प्लेन है उस प्लेन के अंदर दो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रहे होंगे। लेकिन अब आते हैं ब्रूस्टर एंगल के ऊपर, तो यहाँ पर अब कहानी वापस पलट जाती है। यहाँ पर वेव जब रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, तो जो ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पोलराइजेशन कौन सी है आपके वेव का। उसको सिर्फ जो फर्क पड़ता है वो इससे पड़ता है कि ये पैरेलल पोलराइजेशन है या फिर परपेंडिकुलर पोलराइजेशन है, उसको तो सिर्फ उस कंपोनेंट से फर्क पड़ता है। तो अब इसके अंदर हमें पता है कि अगर दो कंपोनेंट रहे होंगे तो जो पैरेलल पोलराइजेशन है वो तो ब्रूस्टर एंगल की वजह से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, सारा का सारा ट्रांसमिट रहता है, क्योंकि हमको पता है ब्रूस्टर एंगल क्या होता है, पैरेलल पोलराइजेशन में वो वाला एंगल जिसके अंदर वेव सारी सारी क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए, कोई भी रिफ्लेक्ट ना हो। लेकिन परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के अंदर ऐसा नहीं हो पाएगा। परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के अंदर कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी, कुछ वेव ट्रांसमिट होगी। तो अब हमको पता है कि जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो कौन सी वेव होगी, जो हमको पता है कि क्या है, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में, यानी कि परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके पैरेलल में होता कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो हमें पता है कि ये है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव में तो उसको नजर नहीं आता। पैरेलल पोलराइजेशन यानी कि इसी प्लेन के अंदर जो वेव है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नजर नहीं आ सकता आपको, क्योंकि ब्रूस्टर एंगल पे है तो कुछ भी रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो तो अभी भी नजर आ रहा होगा, तो वो तो आपको अभी भी नजर आ रहा होगा। कौन सा नजर आएगा, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक ही उसका पोलराइजेशन है, और उसका बोल सकते हो लीनियरली पोलराइजेशन भी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पोलराइजेशन बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है, लीनियरली पोलराइजेशन। तो इसका मतलब कुल मिला के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पहले वेव आ रही थी वो कौन से पोलराइजेशन में थी, वो सर्कुलरली थी, इलिप्टिकली थी, कोई सा ही पोलराइजेशन हो, रैंडम पोलराइजेशन हो। लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके अंदर जो दो कंपोनेंट रहेंगे उनमें से एक कंपोनेंट तो इसके प्लेन में रहा होगा, वो तो रिफ्लेक्शन में नजर नहीं आएगा ब्रूस्टर एंगल की पर अगर ये वेव आ रही है, इंसिडेंट हो रही तो। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला वो अभी भी नजर आएगा इसके अंदर। तो यानी कि काम की बात ये है कि चाहे कोई सा भी पोलराइजेशन वाली वेव अगर आ रही है, अगर वो ब्रूस्टर एंगल पे आती है
तो रिफ्लेक्शन वाली जो वेव होगी वो हर हाल में लीनियरली पोलराइजेशन वेव ही होगी, वो हर हाल में लीनियरली पोलराइज्ड ही रही होगी, ये तो तय है। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है तो फिर तो ये सवाल बहुत सिंपल है सर, फिर तो अब मेरे को समझ में आ चुका है कि थीटा टी कैसे निकालना है, यानी कि 60 डिग्री अगर ब्रूस्टर एंगल पे रहा होगा तभी ये सर्कुलरली पोलराइजेशन वेव लीनियरली पोलराइजेशन में बदल गई। वरना मन में आश्चर्य होता है सर कि सर्कुलरली पोलराइजेशन वेव कुछ सर्कुलरली में रही या इलेप्टिकल में रही, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। दिमाग यहाँ पर रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और आप पोलराइजेशन को भी यूज में ले रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें हम मर्ज हो रही। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस हिंट को मैं कैसे यूज में लूँ कि सर्कुलरली पोलराइजेशन वेव टकराई और लीनियरली पोलराइजेशन बदल गई। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये थ्योरी क्या है, मैंने थ्योरी समझा दी, आपको एक्सप्लेन कर दी। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर ये आरसी भी थी टकरा के उधर जो गई वेव वो लीनियरली पोलराइज हो गई थी, तो सिर्फ ये मतलब है कि जो 60 डिग्री का एंगल है ये ब्रूस्टर एंगल रहा होगा, ताकि ब्रूस्टर एंगल पे जो पैरेलल पोलराइजेशन वाली वेव है वो तो जा नहीं पाई थी, पर जो परपेंडिकुलर पोलराइजेशन वेव है वो चली गई। जो परपेंडिकुलर वाली इसको हम बोल सकते हैं वो लीनियरली पोलराइज्ड है, क्योंकि इसका एक ही वेव है। लीनियरली पोलराइज मतलब आपको मैंने बताया था हमेशा, अगर कंपोनेंट एक भी है तो फिर इसको हम ये बोलते हैं कि वो लीनियरली पोलराइज्ड है। कंपोनेंट दो भी है और उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है या फिर 180 डिग्री का है, तो एक तरह से हमको एक ही वेव नजर आती है। दो कंपोनेंट है तो आपको अगर दोनों 0 डिग्री पे है या 180 डिग्री पे तो भी हम उसको लीनियरली पोलराइज बोलते हैं। और अगर सिंगल ही वेव है तो लीनियरली पोलराइज वो है ही, तो इसको हम बोलते हैं कि ये लीनियरली पोलराइज वेव होकर चली गई। इसका मतलब ये ब्रूस्टर एंगल है, और ब्रूस्टर एंगल की कहानी हमें पता है वो चीज़ थी कि सर ब्रूस्टर एंगल हमेशा क्या होता है, tan थीटा बी इक्वल्स टू अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1। तो बस काम की खत्म। यहाँ पर 60 डिग्री तो √3 है ये, और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू और एप्सिलॉन 1 की वैल्यू अगर बात करें यहाँ पे तो एप्सिलॉन 1 दे रखा है, एप्सिलॉन 2 दे रखा है, और यहाँ पूछा क्या गया है गिवन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बस क्वेश्चन बात में तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर अच्छा एप्सिलॉन R2 ही पूछा है, बहुत अच्छी बात है। एप्सिलॉन 1 दे रखा है, एप्सिलॉन R2 पूछा है, तो एप्सिलॉन R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो कॉन्सेप्ट आ जाने के बाद तो समझ में आता है। बस ये कॉन्सेप्ट क्यों है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ पे आपको ये हो सकता है सवाल समझ में आ चुका होगा अब तो। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.